नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शोभना तिवारी। बागमारा के धर्मा बांध ओपी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 3 तेतुलिया साइडिंग में कांग्रेस समर्थकों ने कांग्रेस का झंडा फाड़ने का स्थानीय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए स्थानीय थाना सहित कई थानों के दल बल को मौके पर तैनात किया गया। कांग्रेस समर्थकों की माने तो पिछले 3 दिनों से साइडिंग में स्थानीय युवाओं को मैनुअल लोडिंग के माध्यम से रोजगार देने की मांग को लेकर धरना जारी था। प्रबंधन ने आज वार्ता के लिए धरना के प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस नेता शेख गुड्डू और उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया था। इसी दौरान प्रशासन की मौजूदगी में पार्टी का झंडा उखाड़कर फाड़ दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस समर्थकों में उबाल है। वहीं स्थानीय प्रबंधन की माने तो कांग्रेस समर्थकों ने ही अपने झंडे को फाड़कर बवाल किया है, जबकि आंदोलनकारियों ने सिर्फ धरना की सूचना दी थी और धरने के आड़ में साइडिंग के काम को भी ठप कर दिया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। स्थानीय लोगों को रोजगार के मामले में शांतिपूर्ण जो है धरना दिया जा रहा था और हम लोगों को जीएम साहब बुलाए थे वार्ता के लिए। और जैसे हम लोग वार्ता में घुसे और इधर जो है जितने भी कांग्रेस के झंडा साइडिंग में गाड़ा हुआ था, सारे झंडा को कबाड़ करके बीसीसीएल वाले और जो है जबरन काम चालू कर रहे थे। हम लोगों को जैसे खबर मिला फिर आ करके हम लोगों ने काम चालू किया। तो खैर उसमें साइड पर थे भी नहीं, लेकिन हमको भी बातें मालूम है कि हम लोग खुद अपने से झंडा इस टाइप का किए, वैसा कुछ नहीं किए। आप क्या सुन के यहाँ आए हैं? जो घटना हुआ क्या है? घटना ये कि हम लोग तो 3, 4, 5, 6 राउंड बात किए इन लोग से। हमारे जो हम थे, हम जहाँ जनरल मैनेजर थे। इन लोग का मांग क्या है? इन लोग को बेसिकली था मांग था बाद में आकर कि पहले तो मैनुअल लोडिंग हम लोगों ने नकार दी, मैनुअल लोडिंग संभव आज के डेट में नहीं है। दूसरा मांग था कि कुछ आदमी को नौकरी दिया जाए, जो बीसीसीएल फिलहाल संभव नहीं है हमारे द्वारा या जनरल मैनेजर के द्वारा किसी के द्वारा कि वो नौकरी बीसीसीएल में। स्थानीय बागमारा के छाताबाद 10 नंबर दलित बस्ती के ग्रामीणों ने पास के बीसीसीएल की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर जमकर बवाल काटा। बताते चले कि बीसीसीएल वर्षों पूर्व अधिग्रहित जमीन का एक बड़ा हिस्सा इस दलित बस्ती के समीप है। स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ने इस जगह का विकास पौधारोपण कर तय किया था। वहीं बस्ती की महिलाएं घर में असुविधा के कारण उक्त जमीन पर ही शौच के लिए जाती है, पर हाल के दिनों में कुछ जमीन दलालों ने कब्जा कर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो कल रात ही बस्ती के समीप बमबाजी कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि बमबाजी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज फिर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और ग्रामीणों ने इन निर्माणकर्ताओं का खुलकर विरोध किया। ग्रामीण इतने उग्र थे कि एक अर्धनिर्मित दीवार को तोड़ दिया। सर यहाँ सब जब बीसीसीएल वाला जमीन सब उधर हथिया रहा है, हम लोग के लेटरिन बाथरूम जाने में सर दिक्कत हो रहा है। हम लोग की बहू बेटी कहाँ जाएगा? हम लोग के 3 पीढ़ी से सर हम लोग यहाँ रह रहे हैं। बच्चा बुतरू हम लोग के बहू बेटी कहाँ जाएगा? और वो लोग है दलाल लोग है, सब बेच बेच के जमीन सब घर बना रहा है। सर मुन्ना है, असलम है, एगो बबलू। स्थानीय पार्षद को आप लोग शिकायत किए हैं? मिलल है सर, सब मिला हुआ तबे नहीं से हो रहा है हम लोग साथ में। उन्होंने पार्षद को भी खबर किया था, तो एक समय ऐसा था कि पार्षद हमारे एक बॉर्डर कटवा दिए थे, जिसके कारण कुछ समय तक तो रुका काम, लेकिन फिर से चालू हो गया। ठीक है, यही हमारा समस्या है कि काम बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे सारा जो ज़मीन है वो कब्जा हो रहा है। कल रात में एक जोर का धमाका सुनने को आया था, करीब 10, साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो बम का धमाका था। ठीक है, और इसके अलावा मुझे 38 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का असर कोयलांचल की सड़कों पर सुबह से ही देखने को मिला।
एक दो गाड़ियों को छोड़कर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। धनबाद की सभी प्रमुख बाजारें बंद हैं। अब वीकेंड लॉकडाउन का असर झरिया में भी देखने को मिला। वैसी आवश्यक वस्तुएं जिनके दुकानों को सरकार ने खोलने की छूट दी, उन सब को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर गाड़ियां भी नहीं दिखी। वहीं आम जनता का कहना है कि अगर कोरोना से जीत हासिल करनी है तो वीकेंड लॉकडाउन का समर्थन करना चाहिए। दवा लेने निकला था, लेकिन यहाँ पे पब्लिक लोगों का देख रहा हूँ कि कोरोना के प्रति खुद से ही स्वतः से ही आदमी अपने से दुकानों को बंद रखा है। ये कोरोना को चेन को तोड़ने के लिए बहुत ही सही है और सरकार की तरफ से ये पहल भी है और पब्लिक लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जान झरिया के सुदामडी एएसपी कोलियरी के रेलवे साइडिंग में कार्यरत 55 वर्षीय मोतीलाल मांझी, जिसे प्रबंधन की लापरवाही के कारण समय से 4 साल पहले ही 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त करवा दिया गया था, जिसके बाद मोतीलाल मांझी ने लगातार अपने नियोजन की मांग को लेकर ऑफिस का चक्कर काटा। अंततः भागदौड़ से परेशान मोतीलाल मांझी की शुक्रवार की रात मौत हो गई, जिसके बाद अब यूनियन नेता उनके परिजनों को मुआवजा और नियोजन देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रबंधन को उनके मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि मोतीलाल मांझी की मौत नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ है, जो प्रबंधन और अधिकारियों ने किया है। ऐसे लोगों पर धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज हो। आज शव को सुदामडी इंक्लाइन के हाजिरी घर के समीप रखकर प्रबंधन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। चंदनक्यारी विधायक अमर बावरी ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण आदिवासी की मौत हुई है। के उदासीनता के कारण उनको 2021 मार्च महीने में रिटायर कर दिया गया और उन्होंने सभी दरवाजे और सभी दफ्तरों में अपना आवेदन भी दिया। एक अशिक्षित आदिवासी मजदूर, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन 3 महीने से उनको बैठा दिया गया। अपने भविष्य की चिंता को लेकर के, अपने बच्चों की चिंता को लेकर के वो अवसाद के शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन में रहने लगे और 3 दिन पहले उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में लाते लाते उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता है कि जो भी इसके दोषी पदाधिकारी हैं, पहले तो उनको चिन्हित करना चाहिए और जैसा अरुदा ने बताया कि उन पर एफआईआर तक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गरीब मजदूरों के साथ इस तरह की गलतियां करके या तो उनसे पैसा उगाही का काम किया जाता है, गलत तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ाया जाता है, और नहीं तो कहीं न कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है। पर गलती से एक ही मैन नंबर 2 मोतीलाल मांझी का चढ़ गया था, जिसके कारण दोनों एक ही साथ रिटायरमेंट कर गए। ये पूरी फॉल्ट बीसीसीएल के अधिकारियों का है, बीसीसीएल मैनेजमेंट का है। 3 महीना पहले रिटायर किए, एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिर भी इसको ज्वाइनिंग नहीं मिला और रिटायरमेंट के कारण हम समझते हैं ये प्रायोजित है। डायरेक्टर पर्सन से लेकर तमाम पर्सन सेक्शन के द्वारा इनको हैरास किया गया, जिसके कारण वो डेथ। इमीडिएटली हम समझते हैं डीपी से लेकर तमाम लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए 304 धारा पे, और इसको छोड़कर जो डेथ किए उनको मुआवजा एवं उनके आश्रितों को नौकरी। आपको पहले मतलब नौकरी रहते हुए उसको बैठाया गया था और इसी वजह से वो सदमा में आके आज हमारे बीच में। पापा को कितना तारीख को बैठा दिया गया काम से? उसको 31/3/2021। और कितने दिनों से आप लोग इस शव को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर धनबाद सहित सभी जिलों में टीकाकरण अभियान तेज करने के निर्देश मुख्यालय ने दिए हैं। इसे देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। जिला टीकाकरण विभाग की माने तो धनबाद में अब तक 4,80,243 लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। यह लक्ष्य प्रतिदिन 80 से 90% के आसपास ही चल रहा है। झरिया के एमओसीपी बंगाली कोठी में 17 वर्षीय मैट्रिक की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता जीतू रवानी ने बताया कि वह अपनी पत्नी संतोषी देवी के साथ सुबह में काम के लिए बेलगड़िया टाउनशिप गए थे। सुबह 11 बजे उनकी 3 बेटी आरती, राजनंदनी व लक्ष्मी स्नान करने के लिए बगल के तालाब में गए हुए थे। तीनों बहन लौटकर जब घर पहुंची तो देखा कि उनकी बड़ी बहन छत के लोहे की रेलिंग में साड़ी को फांसी बनाकर लटकी हुई है, जिसके बाद आसपास के लोगों
को शोर मचाकर बुलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जीतू रामानी ने बताया कि पुत्री का विवाह झरिया के बनियाहिर में तय हो गया था। अक्टूबर में शादी होने वाली थी। छात्रा केसी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। सूचना पाकर तीसरा पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई आशीष यादव और एसआई निर्मल बरजू ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा। खबर किया घर पे अकेली थी यार, 3-4 को बच्ची बेटी लोग के गए तो पोखर था खदान बगल में, कपड़ा लेकर घर में जब अकेली देखी तब कैसे लगा। वो बच्चा था वही साथ देखा है। अमेरिकी लेखक हेलेन केयर के जन्मदिन पर झरिया के स्पेशल एजुकेटर इखलाक अहमद ने दिव्यांग बच्चों को ब्रेल और एजुकेशन किट देकर हेलेन केयर के जीवन की सफलता की कहानी बताई। हेलेन केयर का जन्मदिन है। हेलेन केयर एक अमेरिका की बहुत बड़ी राजनीतिक ये थी और लेखिका थी, जो जन्म से नहीं, जन्म के कुछ वर्षों के बाद उन्हें बुखार आया। उसके बाद वो उनकी आँख चली गई, सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई। उसके बाद भी उन्होंने ठाना और पढ़ के दिखाया और वो ग्रेजुएट हुई और उन्हीं की जन्मदिन को मना रहे हैं और इन जैसों के लिए प्रेरणादायक है। वो हमेशा ही कहती थी दृष्टि होना माने अक्षमता नहीं है, दृष्टि होते हुए भी जो लोग कोशिश नहीं करते हैं वो अक्षमता है। धनबाद के भूली मोड़ रेलवे लाइन के पास जावेद और दीपक के लोहा गोदाम में आरपीएफ ने छापेमारी की है, जहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोगों को रेलवे ट्रेन में लगे बेसिन के साथ पकड़ा गया है, जिसके बाद गोदाम संचालक को भी आरपीएफ की टीम पूछताछ के लिए ले गई है। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर केएन सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान रेल का बेसिन बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। एक फ्यूज पकड़ाया है 2 वाश बेसिन के साथ। तो बोला कि हम कुछ वाश बेसिन राजू नामक कबाड़ी व्यक्ति, जिसका जितेंद्र भी नाम है, उसी के हम लोग बेचे। तो हम लोग थाना को मौखिक सूचना देते हुए आए हैं, तो देखें कि उनके कबाड़ी दुकान से कुछ रेलवे का वाश बेसिन बरामद हुआ। बाकी जांच पड़ताल के बाद आपको। झरिया पुलिस ने एक बालू लदे 407 को पकड़ा है। एसआई आरके सिंह ने कहा कि गाड़ियों में बालू लोड है और दोनों गाड़ी का चालान में गाड़ी संख्या अंकित नहीं है, इसलिए इन्हें पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि चालक को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। 407 वाहन बालू 2 गाड़ी पकड़ा गया है इधर, और इस संबंध में जांच हेतु संबंधित पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। कुंडिया बड़ा से धनबाद होकर नहीं आता है, गोविंदपुर होकर धनबाद होकर यहाँ पर बस्ता कोला होते हुए निकलता है। बालू कहाँ से ला रहे थे? बालू ला रहे पांडे जी के बगल से। पांडे जी है कहाँ? पांडे जी है गिरिडीह रूट में है ना, गिरिडीह मैंने टुंडिया थाना में पड़ता है वो। तो उसे चलान वालान लिए थे? हाँ चलान है, 100 सेफ्टी चलान है, 100 सेफ्टी बालू है। कौन गाड़ी धरा है आपको? यही वाला है, तो वो वाला उनका। शनिवार की देर रात धनबाद के हीरापुर मास्टरपाड़ा के एक मकान में ग्रिल का ताला तोड़कर 4 लाख के जेवरात की चोरी का मामला सामने आया है। गृहस्वामी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि वह लोग दिल्ली में रहते हैं। यहां पर मकान किराए पर दे रखा है, जिसमें दिलीप पांडे पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। उन्हें शक है कि उनके घर में चोरी की घटना को किराएदार ने अंजाम दिया है, क्योंकि वह लोग बीते कई वर्षों से उसे घर खाली करने को कह रहे थे। उनके किराएदार दिलीप पांडे का चरित्र संदिग्ध है। इस संबंध में गृहस्वामी ने आज सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं किराएदार दिलीप पांडे ने बताया कि चोरी की सूचना उन्होंने ही मकान मालिक को और धनबाद पुलिस को दी है। उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं, पुलिस निष्पक्ष जांच करे। मेरे घर में ही तो चोरी हुआ है, मकान मालिक जो ऐप लगाए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। मैं तो विनोद बिहारी महतो के यहाँ रहता हूँ, वहीं रात में वहाँ सीसी कैमरा फुटेज है, चेक किया जाए, मेरा मोबाइल लोकेशन सब कुछ, मैं तो वहीं रहता हूँ, यहाँ घर पे आई नहीं। सुबह में हमको पता चला फ़ोन के माध्यम से पड़ोसी के द्वारा, तो मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया, थाना को फ़ोन किया,
उसके बाद ये लोग अपना सारे विचार करके क्या मकान खाली करने के लिए कह रहे थे। हम बोले थे 30 जून को खाली कर देंगे, उससे पहले ऐसी हादसा हुई। अब क्या उनके मन में वो तो मैं नहीं बता सकता। लगा दिया तो आज सुबह हमें खबर मिला कि घर पे चोरी हो गई है। हम जब गए तो घर के ग्रिल को तोड़ा हुआ था, थोड़ा सा गैप दिया था। घर के अंदर के सारे टोटल मिला के 8 ताले और 6 लॉकर तोड़ दिए थे हमारे। और सारा हम सामान लेके तितर बितर कर दिया गया था, सारे गहने वगैरह सब लेके चला गया था। और उसमें अराउंड 6-7 हज़ार रुपये कैश भी हमने रखा हुआ था। टोटल कितने की होगी चोरी? टोटल हमारे गहने की कीमत होगी 3.5-4 लाख रुपये। हाँ। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले अभिनव कुमार ने धनबाद थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए किराएदार पर आरोप लगाया कि वह घर खाली करने में आनाकानी कर रहा है, जबकि किराएदार उक्त घर से दवा के कई संदिग्ध कार्यों को अंजाम दे रहा है। शिकायतकर्ता अभिनव कुमार का कहना है कि किराएदार राजन कुमार सिंह उनके घर में किराए पर रहता है। वह पिछले कई वर्षों से किराया भी नहीं दे रहा है। दवा व्यवसायी ने वर्ष 2017 में अपने कर्मचारी को रहने के लिए उनसे हाउसिंग कॉलोनी स्थित मकान किराए पर लिया था, जिसके बाद वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन की वजह से उसका दवा दुकान बंद हो गया, जिसके बाद वह दुकान के सारे सामान को मकान में रख दिया है। अब उसी घर से दवा का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इस बीच वह मकान का किराया भुगतान भी नहीं कर रहा है, जिससे शिकायतकर्ता को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभिनव कुमार ने धनबाद पुलिस से गुहार लगाई है कि उनके मकान को खाली कराया जाए और बकाया किराया भी उनको दिलाया जाए। देता है और नहीं खाली कर रहा है। कौन है ये? ये पहले ये बजाज नहीं बालाजी इंटरप्राइज करके सिटी सेंटर में 105 नंबर में इसका दवा का दुकान था। हाँ। अपना स्टाफ को रहने के लिए मेरा घर रेंट में लिया। जी जी। और उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद ये अपना उसका दुकान वहाँ बंद हो गया। अपना सारा दुकान का सामान मेरे घर में घुसा दिया जी दवा का। अब हम इसको खाली करने को बोलते हैं तो कुछ हटाया, अब खाली करने को नहीं मानता है कि हम नहीं खाली करेंगे। 8 महीना का रेंट है, पेमेंट ही नहीं किया है। हाँ, 8 महीना का रेंट से पेमेंट नहीं किया है। कितना बाकी है? 77,000 रुपये। तोपचांची के माडा बंगला में लाखों की लागत से बने विवाह मंडप को आज तक जनता को नहीं सौंपा गया है और ना ही उसमें शादी का कोई काम हुआ है, जिसके कारण अब यह विवाह मंडप पिछले 1 वर्षों में खंडहर का रूप लेता जा रहा है। इसके गेट के सामने कचरों का अंबार लगा हुआ है। इस सड़क से आने जाने वाले लोग मुंह पर रुमाल रखकर गुजरते हैं। साथ ही कचरे के अंबार के कारण आसपास के लोगों को अनचाही बीमारियों का डर सता रहा है। पांडे जी के कार्यकाल में ये बना हुआ है और ये बनने के बाद अभी तक ये माडा ने किसी को भी हैंडओवर नहीं दिया है और ये अभी तक चालू भी नहीं हुई है। हालांकि इसका काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल कचरे का ढेर यहाँ पे बाहर में भी आप देखिएगा तो कचरे का ढेर पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ की अगल बगल की आबादी को भी ये प्रभावित कर रही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। इससे पूर्व भी मैंने कई बार मौखिक शिकायत भी की है इसकी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। एक बार तो मैंने स्वयं से ही इसको कचरे को मैंने साफ़ करवाया था, उसके बाद फिर ये कचरा फिर जमा हो गया। और मैं इस प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ये विवाह मंडप जल्द से जल्द चालू हो, माडा इसकी ओर ध्यान दे। ईश्वर मेहता तोपचांची पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। मैं आज तोपचांची के चौक से गोमो जाने की जो रास्ता है, गोमो रोड, ठीक चौक से थोड़ा सा आगे माडा का बहुत पुराना ऑफिस था, उसको तोड़ करके किसी मत के माध्यम से वहाँ विवाह मंडप का निर्माण आज से 1 साल पहले कराया गया था, लेकिन अभी तक हैंड ओवर भी नहीं हो पाया है। और वो विवाह मंडप में आज तक किसी प्रकार का वहाँ विवाह का कार्यक्रम नहीं किया गया है, अभी खंडहर का रूप में ही पड़ा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।